हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। जैसा कि हमने बताया था, हम अपनी तरफ से फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जो कि हमारे अकॉर्डिंग फिज़िक्स 10 अप्रैल तक एंड केमिस्ट्री 15 अप्रैल तक हम कंप्लीट करा देंगे। और हमने बायो के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बताए थे वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डालना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा एक एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसमें हमारे दो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, चार्जलेस होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो हमारे रिवॉल्व करते हैं उनका चार्ज नेगेटिव होता है, जिस वजह से प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये दोनों मिलके हमारे एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। अब हम एटम को, किसी भी एटम को डिनोट करते हैं P से। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? ये एटम है P, उसके साइड में नीचे जो Z होता है वो हमारा होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर A होता है वो होता है उसका मास या मास नंबर। Z एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है प्रोटॉन के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। और जो हमारा मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। हमारा मतलब न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल्स हैं, हमसे कोई पूछा जाए कि हमारा जो एटम में वेट होता है वो कहाँ होता है, तो मैक्सिमम वेट हमारा सेंटर में होता है, जो कि न्यूक्लियस में होता है, तो वो हमारा मास नंबर देंगे। अब हमसे कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? A माइनस जेड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z माइनस चार्ज। अब हमारे तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा Z होता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? A माइनस जेड, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? नीचे वाला है Z, उसमें से यहाँ पे कोई भी हमें चार्ज दे रखा होगा, माइनस या प्लस का कुछ भी नंबर दे रखा होगा, उसको हम माइनस कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारा कार्बन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है 12, और इस पर हमारा चार्ज दे रखा है -3। अब हमसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा? Z के इक्वल 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, A माइनस जेड। 12 माइनस 6, 6। अब हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने बताया था, Z माइनस चार्ज। Z हमारा क्या है? 6, चार्ज हमारा क्या है? -3, तो Z माइनस चार्ज -3, तो क्या हो गया? 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए 9। अगर हम यही कार्बन एटम ले लेते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z के इक्वल हो जाएंगे 6। न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, 12 माइनस 6, 6। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो होगा Z माइनस चार्ज। तो Z क्या है? 6, और चार्ज इस पर कुछ भी नहीं दे रखा, तो -0, इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 6। ऐसे हमें सबके निकालने। अब ये हमें पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ऑक्सीजन +2 चार्ज दे रखा है, इसका Z होता है 6 और मास होता है 16। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे निकालेंगे? Z, जो कि हमारा 8 होता है, Z इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो प्रोटॉन्स हमारे 8 आ गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे आ गए A माइनस जेड, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, 16 माइनस 8, 8। इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया जाए तो हमने बताया था Z माइनस चार्ज। Z क्या है हमारा? 8 माइनस चार्ज क्या है? +2, तो 2, 8 माइनस 2, 6। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स जो होते हैं वो उसमें हमारा Z
सेम होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स जो होते हैं उसमें हमारा ए सेम होता है, मास नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। आइसो न्यूट्रॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अब हमारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये कौन से हैं। मान लो हम आइसोटोप्स के एग्जाम्पल दे दिए जाएं, हाइड्रोजन जिसमें हमारा Z इक्वल है और हमारा A वेरी करता है, और आइसोबार्स में हो जाएगा जिसमें हमारा A इक्वल हो जाएगा और Z वेरी करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल जिसमें होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे। हमें जो भी एग्जांपल या क्वेश्चंस दिए गए होंगे हमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे Z माइनस चार्ज। और आइसो न्यूट्रॉन या आइसोटोनिक्स बोलते हैं जिसको, इसमें हम न्यूट्रॉन्स के नंबर इक्वल करेंगे A माइनस Z। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, वो अगर इक्वल आ जाएंगे तो हमारे वो आइसोटोनिक्स हो जाएंगे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अब इसमें क्या होता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसको हम कैसे, ये इक्वेशन है, इसको हम कैसे वो करेंगे, H ये कांस्टेंट होता है, H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो हमारे इसमें रख देंगे तो C अपॉन लैम्डा आ जाएगा, जो कि मैंने बताया था एनर्जी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। अब हमारा क्वेश्चन आएगा, इसमें ये पूछ लेता है कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक फोटोन की जिसकी वेवलेंथ है 5.862 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसकी एनर्जी पूछी गई है और वेवलेंथ दे रखी है, तो हमें क्या करना है, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। H की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। C स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट 3 इंटू 10⁸8 3 इंटू 10⁸8, और वेवलेंथ की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 5.862 इंटू 10⁻⁻16। इससे हमारी एनर्जी आ जाएगी जो कि आएगी जूल में। अगर HC इसका हमें वो पूछा जाए कि मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, तो HC की वैल्यू होती है 9.8 इंटू 10⁻26। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला में रख सकते हो, जिससे आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अब हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी के। रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू n² अपॉन z, और ये एंगस्ट्रॉम की यूनिट में आता है। n हमारा होता है शेल, जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम शेल बोलते हैं। एनर्जी का अगर हमसे पूछ लें तो इसकी फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z², Z मतलब एटॉमिक नंबर, अपॉन n² n मतलब सेल होता है। इससे ये बताते हैं जैसे जैसे हमारा n की वैल्यू, शेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारी एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपसे कोई बोले कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी रेडियस जो बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब रेडियस तो उसकी बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारी कुछ सीरीज होती हैं और वो कुछ रीजन्स में, हमारी कोई लाइट की रीजन्स में फॉल करती हैं।
हमारी सीरीज का नाम जो हमें याद करना पड़ेगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। लाइमन सीरीज हमारी यूवी रीजन में मिलती है, बाल्मर वाली विजिबल, और पास्चन और ब्रैकेट मिलती है इंफ्रारेड। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंटली 2018 या 19 में। अब हमारा आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, हमारी जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मीन्स मोमेंटम। एच हमने बताया था वो कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारा इसका फॉर्मूला हो गया एच अपॉन एम वी। अब इससे हमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मास दे देते हैं और वेलोसिटी दे देते हैं और वेवलेंथ पूछ लेते हैं, और जिसमें हमारा एच कांस्टेंट होता है तो हमारा वेवलेंथ निकल ही आएगा। अब हमारा आता है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका फॉर्मूला होता है एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, लेकिन इस पे सिर्फ फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। तो इसका फॉर्मूला देख लेना, x इंटू पी मीन्स पी मतलब मोमेंटम। हमें ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हमारा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हमें कोई भी दो चीज की वैल्यू गिवन होगी, या तो पोजीशन की और मास की हमें वेलोसिटी पूछा होगा, या वेलोसिटी और मास की वैल्यू गिवन दी होगी और हमें पोजीशन की एरर पूछ ली गई होगी। अब हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जिसमें क्वांटम नंबर। इसमें हमारे 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स n, L इज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इसकी वो लेते हैं एग्जाम्पल 3s। इसमें जो हमारा 3 होता है वो n होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, s जो होता है हमारा l होता है। अब देखो n की वैल्यू हमेशा 1 to लेके इन्फिनिटी होती है। l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, कभी भी l की वैल्यू n से ज़्यादा नहीं होगी, 0 to इन्फिनिटी। अब हमारा n हमारा क्या बताता है, एनर्जी। l बताता है शेप, m बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, s बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। s हमारा होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारी हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। मतलब एक ऑर्बिटल है, उसमें डायरेक्शन हो सकती है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। कभी भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ये गलत है। एन शेल हमारे क्या होते हैं, के से स्टार्ट होते हैं, के एल एम एन ओ आगे वेरी करते रहते हैं। और मैंने बताया था ये हमेशा इसका नंबर स्टार्ट होता है 1 to इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। अब हमारा आ जाता है एल, जिसे हम बोलते हैं सब शेल। इसमें हमारे क्या आते हैं, एस पी डी एफ। एल की वैल्यू हमेशा मैंने बताई थी एन से कम होगी।
तो हमारी ये 1 से स्टार्ट हुई है, तो हमारी एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो एस की वैल्यू होती है 0 1 2 3 SPDFGH 4 5। अब हमारा आता है एम। एम की वैल्यू होती है -L2 + L। अगर हमें दे दिया गया कि LP है तो हमारी M की वैल्यू क्या क्या होंगी। P की हमने वैल्यू देखी थी 1 है, तो हमारी M की वैल्यू होगी -1 0 + 1। और M हमें क्या डिनोट करता है, ऑर्बिटल। हमसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं एक सब शेल में, तो 2L + 1। अगर हमारा दे दिया जाए कि P सब शेल है, अब इसमें बताओ कि इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। 2 P की वैल्यू L क्या थी, P × 1 + 1, तो हो गया 2 + 1 3, जो कि मैंने बताया था ये 3 निकल आए। -1 0 + 1। अगर हमारा ऐसे ही दे दें D सब शेल दे देते हैं, अब इसमें ऑर्बिटल बताने हैं। D L की वैल्यू क्या होती है D के लिए 2, तो हमारे इसमें M क्या हो जाएगा -2 -1 0 + 1 + 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे D सब शेल में, तो मैंने बताई थी उसकी वैल्यू 2L + 1। तो हमारा क्या हो जाएगा 2L की वैल्यू क्या है 2 + 1, ये हमारी हो गई 5, जो कि हमारे 5 निकले थे 1 2 3 4 5। S जो कि मैंने बताया था हमारी डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन्स की, या तो एंटी क्लॉकवाइज होती है या क्लॉकवाइज होती है। कभी भी सेम डायरेक्शन नहीं होगी, सेम डायरेक्शन होते ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाएगी। अब देखो हमने 4 क्वांटम नंबर किए थे। अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन S कभी भी सेम नहीं होगा, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसकी वैल्यू होती है या तो वो +½ होगा या -½ होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है। हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस हमारा स्पिन क्वांटम नंबर देता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 3P दी गया। अब हमारा 3 क्या है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, L P हो जाएगा। P की वैल्यू क्या थी SP 0 1, ये हो जाएगी 1। M टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 2L + 1, जिससे हमारा निकल जाएगा 3। और अब देखो ये हमारा सब शेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं 1 2 3। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकते। एक भी हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएंगे, और उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। तो इसलिए इसमें मैंने ये बताया कि हमारा जो ये 3P है इसमें हमारा N भी सेम हो सकता है, LP = 1 सेम हो सकता है, M 3 है, लेकिन हमारे जो स्पिन क्वांटम नंबर हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल 4L + 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल 2L + 1, इसका हाफ। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ये सेम वही है, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर पूछे जाएं तो हमारे होते हैं n-1। एंगुलर नोड पूछा जाए तो L होता है, और रेडियल नोड पूछा जाए तो n - L - 1,
इन तीनों के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से किसी भी चीज़ का कोई भी नोट्स पूछे जा सकते हैं और ऑप्शन दिया जा सकता है। मान लो 4s दे दिया और उसमें पूछ लिया कि एंगुलर नोड्स कितने होंगे, तो l क्या होता है हमारा s, और l की वैल्यू क्या थी 0, तो हमारे क्या हो जाएंगे एंगुलर नोड इज इक्वल टू l 0 हो जाएगा। अगर हमसे इसमें ही पूछा गया है 4s में रेडियल नोड बताओ, तो हमारा क्या हो जाएगा n माइनस l माइनस 1। n हमारा क्या है 4, l क्या है 0 माइनस 1, तो रेडियल नोड कितने हो गए 3। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे जाएं टोटल नंबर, तो हमारे माइनस माइनस कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करते हैं। इसमें अब वो प्रिंसिपल में क्या आता है, जितनी एनर्जी कम होगी सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा, जिसकी एनर्जी कम होगी तभी तो जाएगा ना। अब हमारी एनर्जी मैंने बताई थी वो कौन डिटरमाइन करता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना अब मान लो हमारा दे दिया गया 1s 2s 3s 4s, हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, n जैसे जैसे बढ़ता गया एनर्जी बढ़ती गई, तो हमारी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 3s में, फिर 4s में। अब हमारा आता है n प्लस l रूल। हमारी मेन एनर्जी इससे डिटरमाइन होती है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। हमारा दे दिया गया एग्जाम्पल में 1s 2p 4d 3p n प्लस l। 1s का n क्या हो, n प्लस l क्या होगा 1 प्लस 0 2 प्लस 1 4 प्लस 2 3 प्लस 1, तो हमारा 1 3 6 4। तो हमारी एनर्जी इसमें एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे कम किसी हो जाएगी 1s की, फिर हमारी होगी 3 वाले की 2p की, फिर हमारी हो जाएगी 3p की, फिर हमारी हो जाएगी 4d की। अब हम कहते हैं हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया था p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें क्या होगा, जब तक तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, याद रखना है सेम डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, तब तक हमारी दूसरी पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर ये तीनों फिल हो गए और फिर कोई फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, तब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दे रखा है उन्होंने, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन गलत हो गई। हमारा ऐसे दे रखा है और इसने अगला इलेक्ट्रॉन इसी में ही फिल कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। हमारा क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन सारे एक एक नहीं आ जाएंगे सेम डायरेक्शन में, अगला इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, तभी जाके ये रूल फॉलो करेगा। अब हमारा आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये इसको फॉलो करता है।